ठीक है, तो चलो इन तीनों को लेके आते हैं। सबसे पहला लेके आ गया मैं फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा लेके आ गया डेराइव्ड। और तीसरा लेके आ गया सप्लीमेंट्री। मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ एक तो इसको याद रखना, एक इसको याद रखना, ये फ्री फोकट में याद होगा। कैसे? अब इनको एक इस तरीके से इनको याद रखना, मैं बताता हूँ। ये फंडामेंटल है, ठीक है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है, ये अपनी लाइफ खुद अलग से जीता है, खुद कमाता, खुद ही खाता है। पर ये इस पे डिपेंड है, ये खुद नहीं कमाता, ये कमाता है पर खाता ये है। और इसकी कहानी कुछ अलग ही है। देखना, फंडामेंटल यूनिट्स जो है ना, वो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि फंडामेंटल यूनिट्स को लिखने के लिए और दूसरी और किसी यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी फंडामेंटल यूनिट्स को अगर लिखना है तो इसके लिए हमें कोई दूसरी यूनिट नहीं चाहिए। पर डेराइव्ड यूनिट ऐसी है कि इनको लिखने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। और इसकी कहानी कुछ अलग है। पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल की। ठीक है, फंडामेंटल में आपको पहली बात तो याद रखनी है कि ये टोटली होती है 7। टोटली 7 होती है। ऐसे तो आपने बहुत सारी यूनिट्स देखी है, तो इसमें केवल 7 ही क्यों रखी? 7 रखने का उन्होंने क्राइटेरिया तो तय किया हुआ है। उस क्राइटेरिया को अगर कोई फुलफ़िल करता है तो उन यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर रखा गया है। जो 7 यूनिट है वो इन क्राइटेरिया को क्या करती है? फुलफ़िल करती है, इसलिए उनको किस में रखा है? फंडामेंटल यूनिट्स। उन क्राइटेरिया को आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है कि इंडिपेंडेंट होती है, यानी अगर इनकी यूनिट्स को लिखना है तो किसी दूसरी यूनिट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा, ये टोटल 7 होती है। कौन कौन सी होती है? देखना, एक तो होती है लेंथ, दूसरी होती है मास, तीसरी होती है टाइम, फोर्थ होती है टेम्परेचर, फिफ्थ होती है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ होती है मोल, और जो 7वीं जो है, 7 नंबर जो है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, मतलब प्रदीपन तीव्रता। ठीक है, यही केवल यूनिट है जो फंडामेंटल है। इसके अलावा 2 यूनिट और हैं, वो है सप्लीमेंट्री। और इसके अलावा जितनी भी यूनिट है वो सब किसके अंदर आती है? डेराइव्ड यूनिट के अंदर। यानी कि हमें सिर्फ इसको याद रखना है, इसके अंदर दो यूनिट है उसको याद रखना है, और इसे हम सिर्फ बनाएंगे, याद नहीं रखेंगे, इसको सिर्फ हम बनाएंगे, बनाना सीखेंगे। लेंथ की जो यूनिट है वो होती है क्या? मीटर। मास की होती है केजी, टाइम की होती है सेकेंड, टेम्परेचर की होती है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, मोल की होती है मोल, और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की जो होती है वो होती है कैंडेला। ठीक है, इनकी आपको यूनिट याद रखनी है। इसके साथ ही एक और चीज़ याद रखनी है जिसका नाम है डायमेंशन फॉर्मूला। ये चीज़ आगे आएगी, पर फिलहाल आप इसको इनके साथ याद रखें। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? इसका क्या होता है? नहीं सॉरी, इसका होता है L, इसका होता है M, इसका होता है T, इसका होता है K, इसका होता है A, इसका होता है मोल, इसका होता है कैंडेला। ये इस तरीके से इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री की।
तो देखना सप्लीमेंट्री के अंदर, अब सप्लीमेंट्री में भी इनके नीचे दो लोग काम करते हैं। पहला है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। इसमें आपको दो चीज़ याद रखनी, एक तो याद रखनी है इनकी यूनिट, इनकी यूनिट होती है रेडियन और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसकी रेडियन है, उसकी स्टेरेडियन है, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज़ और याद रखना, इनका फॉर्मूला याद रख देना। इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर याद रख देना। देखो ये जो है ना, ये मेनली 2D ऑब्जेक्ट यानी जैसे सर्कल हो गया उसके लिए काम करता है, और ये जो है वो 3D ऑब्जेक्ट जैसे कोई स्फीयर है, गोला है, उसके लिए काम करता है। मान लो ये एक ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, और ये है इसका चाप यानी आर्क, और ये है इसकी रेडियस, ये है डी थीटा यानी प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। इसके अंदर देखा जाए तो ये 3D ऑब्जेक्ट है यानी स्फीयर की बात हो रही है। तो स्फीयर के अंदर अपने को क्या देखना है, ये एक स्फीयर है, यहाँ पे हम देखते हैं ये है जो है वो इंटरसेप्ट एरिया। क्या है, इंटरसेप्ट एरिया है, ये है भाई इंटरसेप्ट एरिया। ये इसका ओरिजिन पॉइंट और यहाँ से है इसकी ये रेडियस, ठीक है। ये जो है ना डी ओम, सॉलिड एंगल को डी ओम से लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर यानी एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सप्लीमेंट्री के अंदर आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, एक प्लेन एंगल, देखना एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के अंदर यूनिट होती है रेडियन, इसमें होती है स्टेरेडियन। दूसरा इसका एक फॉर्मूला है वो याद रखना है, और इसका भी एक फॉर्मूला है वो याद रखना है। बस इसके अलावा इनमें से आपको कोई भी चीज़ याद नहीं, 2D 3D आपको कोई याद नहीं रखना। आपको सिर्फ एक तो इसकी ये वाली यूनिट याद रखनी है, ये वाली इसकी यूनिट याद रखनी है, दूसरा इसका ये फॉर्मूला और इसका ये फॉर्मूला याद रखना है। यानी आपने अगर फंडामेंटल यूनिट्स ये वाली, सप्लीमेंट्री यूनिट ये वाली पढ़ ली, तो आपको डेराइव्ड यूनिट पढ़ने का काम नहीं, डेराइव्ड यूनिट हम बनाएंगे, बनाना सीखेंगे। फंडामेंटल यूनिट के बारे में एक बार वापस देखना, एक बार वापस समझते थोड़ा उससे। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में मैंने बोला कि ये इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब इनको बनाने के लिए किसी दूसरे यूनिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। पर इनके लिए दूसरी यूनिट चाहिए, और वो कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट्स। सप्लीमेंट्री का मामला कुछ अलग ही है, इनके अंदर दो अलग होती है, ये अलग है, ठीक है। इसमें टोटली 7 होती है, ये 7 टोटल इसमें ऐसे क्यों रखी, कुछ क्राइटेरिया माना गया, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसके अंदर इनको रखा गया, ठीक है, याद रखना है। बाद में बात करते हैं अपन डेराइव्ड यूनिट की। अब बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट की। देखिए डेराइव्ड यूनिट के अंदर सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है, ये फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंडेंट होती है। अगर फंडामेंटल यूनिट्स ना होती ना तो ये डेराइव नहीं होती। यानी इसको बनाने के लिए मुझे फंडामेंटल यूनिट्स को काम में लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, भाई आपने बोल दिया कि फंडामेंटल यूनिट्स को काम में लेना, पर लेना कैसे है? फंडामेंटल यूनिट्स को या तो आप मल्टीपल के रूप में ले लो, या फिर डिवाइड के रूप में ले लो, या फिर उसको सब्ट्रैक्ट के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। देखना एक बार। तीसरी बात इसमें क्या याद रखनी है अपने, जो वैज्ञानिक बेस्ड यूनिट होती है जैसे न्यूटन, जूल, ये सभी यूनिट किस में आती है? इस डेराइव्ड यूनिट में। किस में आती है? इस डेराइव्ड यूनिट में। यानी जैसे न्यूटन वगैरह उसकी बात हो गई। अब जैसे डेराइव्ड यूनिट बनाते कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फोर्स का। बल, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेग वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है इसको मैं और आगे लिख सकता हूँ खोल करके, डिस्टेंस ऑन टाइम गुणा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखना एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v/t, v होता है s/t। अब मेरे पास मास है, लेंथ है, टाइम है। मास, लेंथ, टाइम ये क्या है, सब फंडामेंटल यूनिट्स है। मतलब अब मुझे फंडामेंटल यूनिट्स मिल गई यहाँ पे, मतलब मैं अब डेराइव्ड यूनिट बना सकता हूँ। जैसे इसकी क्या होती है केजी, लेंथ की क्या होती है मीटर, और इसकी क्या होती है सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में लिखी जाती है, यानी डेराइव्ड यूनिट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फंडामेंटल यूनिट्स चाहिए। और वो फंडामेंटल यूनिट्स या तो मल्टीपल के रूप में हो सकती है, या वो मैंने स्टार्टिंग में सब्सट्रैक्ट बोल दिया, वो सॉरी गलत बोल दिया, मल्टीपल के रूप में हो सकती है, डिवाइड के रूप में हो सकती है, या फिर पावर के रूप में हो सकती है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है न्यूटन। इसलिए मैंने बोला कि जो साइंटिफिक बेस्ड यूनिट होती है वो भी किस में आती है, डेराइव्ड यूनिट से। अब मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ाया, डेराइव्ड पढ़ाया, सप्लीमेंट्री पढ़ाया, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखना। क्वेश्चन कैसे बनता है सुनो। एक तो ये बनता है कि कोई भी आपको जैसे यूनिट दे दी, कोई भी बोल दिया कि इसकी यूनिट बताओ, जैसे वेग की यूनिट बताओ, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, s/t। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये लेंथ है यानी मीटर बटा सेकंड। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी यूनिट बताओ, उसकी यूनिट बताओ। दूसरा ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन है जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंडेंट होती है। जैसे 5 बताई थी, तो उसमें से कौन है जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंडेंट होती है, तो ये कौन है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं होती है, फंडामेंटल। कितनी होती है, टोटल 7। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कोई है नहीं, और इसमें से जनरली क्वेश्चन बनता भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन बनता है वो आगे वाले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन बताएंगे। अभी देखना डेराइव्ड यूनिट हो गई। अभी मैंने बताया था आपको एक इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट, आपको इम्प्रॉपर यूनिट के बारे में कोई भी याद नहीं रखना, बस एक एग्जांपल याद रखना है। वैसे इम्प्रॉपर यूनिट होती क्या है, इम्प्रॉपर यूनिट का मतलब ये होता है कि जो यूनिट होती है जिस काम के लिए होनी चाहिए उस काम के लिए ना होकर के किसी दूसरे काम के लिए हो, तो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। समझ नहीं आया, एग्जांपल से समझो। देखो जैसे ये वेट, ये एक यूनिट है, ये आपको लग रहा है ये होनी चाहिए मास के लिए यूज, यानी ये यूनिट मास की लगती है, मास के लिए यूज होनी चाहिए, पर ये मास के लिए यूज नहीं होती, ये होती है फोर्स के लिए यूज। किसके लिए यूज होती है, फोर्स के लिए। इसका आपको मतलब ये याद रखना है कि किलोग्राम पर वेट जो है वो फोर्स के लिए यूज होती है, यानी ये जो केजी पर वेट है ये एक इम्प्रॉपर यूनिट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।